हेलो बच्चों, आज हम करेंगे ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है। उससे पहले हमें जानना है कुछ बातों का। ग्रेगर मेंडल ने हमें बताया था कुछ फैक्टर्स हैं जो जाते हैं पेरेंट से वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। उन्होंने उसका नाम रख दिया था फैक्टर्स। ठीक है। तब से साइंटिस्ट में ये पजल बना हुआ था कि कौन सा वो फैक्टर है, यानी कि सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो साइंस कम्युनिटी में बहुत क्यूरियोसिटी थी इसको ढूंढने की कि ये कौन सा है। क्या ये डीएनए है, क्या ये प्रोटीन है, और मे बी आरएनए भी हो सकता है। ठीक है। इसमें फिर टीएच मॉर्गन आए थे जिन्होंने लिंकेज के बारे में बताया था। उसके बाद सबसे बढ़िया काम ग्रिफिथ्स का था। जॉर्ज मेंडल ने क्या कहा था कि जो फैक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। इसको बोलते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफर। वर्टिकल जीन ट्रांसफर। लेकिन ग्रिफिथ ने हमें बताया कि ये जो सेम जनरेशन है इनमें भी जीन्स जा सकते हैं, ये फैक्टर्स जो हैं वो जा सकते हैं। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। ये एक नई बात पता लगी कि ऐसे भी जा सकते हैं, ऑफस्प्रिंग से ऑफस्प्रिंग में सेम जनरेशन के भी जा सकते हैं। ओके। ये जो ग्रिफिथ्स थे ये काम कर रहे थे निमोकोकल स्ट्रेन्स पे, यानी कि वो काम कर रहे थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई पे काम कर रहे थे। ओके। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई पे काम कर रहे थे। उनके पास एक्चुअल में शायद वो वैक्सीन बनाना चाहते थे इसके लिए, इसलिए इस पे वो काम कर रहे थे। उनके पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की 2 स्ट्रेन्स थी। पहले इसको नोट कर लो, फिर बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। उनके पास निमोकोकल वायरस की 2 स्ट्रेन्स थी। ठीक है। एक थी स्मूथ, ओके, और एक थी
रफ, इसको एस का नाम दे दिया गया, इसको आर का नाम दे दिया गया। ओके, ये स्मूथ क्यों थी? इसके ऊपर प्रोटेक्टिव कैप्सूल की एक लेयर थी जिसको प्रोटेक्ट करके रखती थी, और ये जो स्ट्रेन थी ये वायरुलेंट थी, जो आगे इन्फेक्शन को फैलाता है, उसको बोलते हैं वायरुलेंट, और ये ए वायरुलेंट थी। ठीक है, तो उनके पास दो स्ट्रेन्स थी, एक स्मूथ और एक रफ, एक वायरुलेंट और एक ए वायरुलेंट। ठीक है, कितना समझ में आ गया? उन्होंने क्या किया, जो वायरुलेंट स्ट्रेन है उसको माउस में इंजेक्ट कर दिया, और रिजल्ट एक्सपेक्टेड वो जो था वो माउस मर गया। फिर उन्होंने ए वायरुलेंट स्ट्रेन को माउस में डाला, पर वो जिंदा रहा। ओके, ये भी एक्सपेक्टेड था। उन्होंने क्या किया, इस एस को हीट किल्ड कर दिया, इतने टेम्परेचर पे इसको गर्म कर दिया कि इसके अंदर का कुछ भी जो वायरुलेंट है वो सब मर जाए। तो ये हीट किल्ड होकर सपोज ऐसा हो गया, इसको माउस पे इंजेक्ट किया गया, तो माउस क्या हुआ, लिव्ड, सर्वाइव्ड। ये भी एक्सपेक्टेड था। ये अब हीट किल्ड हो चुका है, इसमें जो भी इन्फेक्शन फैलाने वाला है सब ख़त्म हो चुका है, तो नेचुरली अब ये इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा। जब एस वायरुलेंट को किया तो वो मर गया, जब आर ए वायरुलेंट को किया वो जिंदा रहा, जो हमने इसको भी ए वायरुलेंट बना दिया तो वो भी जिंदा रहा। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस हीट किल्ड, ये हीट किल्ड है, स्ट्रेन को रफ स्ट्रेन से मिला दिया और माउस में इंजेक्ट कर दिया। अब एक तो इन्फेक्शन फैलाता ही नहीं है, और एक को हमने ऐसा कर दिया कि वो इन्फेक्शन फैला ही ना सके, तो माउस को तो जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही इन्फेक्शन ही फैला सकते हैं। लेकिन माउस जो है फिर भी मर गया। वो बड़े हैरान हुए कि ये क्यों हुआ। उन्होंने जब माउस के अंदर चेक किया तो उनको इसके अंदर बहुत सारा वायरुलेंट एस स्ट्रेन मिला। ऐसा कैसे पॉसिबल है? एस स्ट्रेन तो हीट किल्ड था, फिर भी वो वायरुलेंट कैसे बन गया? तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कुछ तो है जो एस से आर में गया है ना? कुछ तो है जो इस हीट किल्ड से ए वायरुलेंट में गया है, समथिंग जिसने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है और वायरुलेंट स्ट्रेन बना दिया। कुछ तो ऐसा है, उनको ये नहीं पता था ये क्या है। उन्होंने कहा कुछ तो गया है जो मे बी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, जो गया है यहाँ से, जिसने जो ए वायरुलेंट स्ट्रेन थी
उसको वायरुलेंट कर दिया, है ना। इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि एक ने दूसरे को ट्रांसफॉर्म करके कुछ और बना दिया ताकि वो आगे इन्फेक्शन फैला सके। तो इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं हम ग्रिफिथ ने क्या किया था। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई के स्ट्रेन थे, कोकस का मतलब होता है सर्कुलर, ठीक है। 8th 9th में पढ़ते हैं सर्कुलर, कोकस बेसिलस विब्रो समथिंग लाइक दिस। तो कोकस का मतलब होता है सर्कुलर। तो उनके पास 2 स्ट्रेन थे, एक था एस स्मूथ जिसके ऊपर एक कैप्सूल था प्रोटेक्टिव जो उसको वायरुलेंट बना देता था। वायरुलेंट का मतलब इन्फेक्शन फैलाने वाला। और एक रफ था जो वायरुलेंट नहीं था, इन्फेक्शन नहीं फैलाता था। उन्होंने क्या किया, जो वायरुलेंट था उसको माउस में डाला तो वो मर गया, ए वायरुलेंट को माउस में डाला तो वो जिंदा रहा। लेकिन जब उन्होंने इसको हीट किल्ड कर दिया है तो इसके अंदर का जो भी वायरुलेंट था, इन्फेक्शन फैलाने वाली चीज़, वो ख़त्म हो गई, तो माउस फिर जिंदा रहा। इस हीट किल्ड एस को जब उन्होंने ए वायरुलेंट से मिलाया तो माउस को जिंदा रहना चाहिए क्योंकि दोनों ही इन्फेक्शन नहीं फैलाते, फिर भी माउस मर गया। तो और जो मरा हुआ माउस था उसके अंदर बहुत सारा वायरुलेंट स्ट्रेन निकला। तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि कुछ तो गया है जिसने इसको ट्रांसफॉर्म करके वायरुलेंट कर दिया है। उनको ये नहीं पता था ये क्या गया। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता ये क्या गया, इसको ढूंढो कि ये क्या है, कुछ तो है। इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। समझ में आ गया ये? तो ये जो है ये है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो इस जेनेटिक मटेरियल की अब और सर्च होगी, क्यूरियोसिटी बढ़ गई साइंटिफिक कम्युनिटी में कि ये क्या है। तो इस पे अगला जो काम हुआ था अच्छा वाला, वो हुआ था एवरी, मैकलॉयड एंड मैकार्थी ने किया था। उसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। रब कर दो इसको। तो हम स्टडी करेंगे एक नया एक्सपेरिमेंट जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था। अब हम बात करते हैं एवरी, मैकलॉयड, मैककार्टी के एक्सपेरिमेंट के बारे में। ग्रिफिथ ने कहा कुछ तो है जो जाता है, तो उन्होंने कहा वो कुछ या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है या प्रोटीन हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लिया, उसमें से डीएनए प्योरीफाई कर लिया, आरएनए प्योरीफाई कर लिया और प्रोटीन भी प्योरीफाई कर लिए। प्योरीफिकेशन की टेक्निक इतनी अच्छी तो नहीं थी, फिर भी उन्होंने काम चला लिया। फिर जो ये डीएनए आया, इसको उन्होंने लाइव स्ट्रेन के साथ मिला दिया और इंजेक्ट कर दिया माउस में। इसको भी इंजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने देखा इस केस में माउस जो था सर्वाइव कर गया,
इस केस में भी सरवाइव कर गया, इस केस में वो मर गया। तो उन्होंने कहा नेचुरली डीएनए ने आरएनए को ट्रांसफॉर्म किया होगा और स्मूथ स्ट्रैंड बनाई होगी, जिससे माउस की डेथ हो गई। अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता तो यहाँ मर जाता, वो प्रोटीन होते तो यहाँ मरता, डीएनए में ही मरा तो इसका मतलब है डीएनए ही है वो। लेकिन साइंटिस्ट ने कुछ सवाल उठाए कि आपकी प्योरीफिकेशन टेक्निक इतनी अच्छी नहीं थी, शायद अच्छी तरह से प्योरीफाई नहीं हुआ होगा, इसलिए 100% एक्यूरेट नहीं है। दूसरा काम इन्होंने ये किया, इन्होंने डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सहारा लिया। डीएनए के लिए डीएनएज, आरएनए के लिए आरएनएज और प्रोटीन के लिए प्रोटीएज। उन्होंने एक कल्चर तैयार किया जिसमें डीएनएज डाल दिया, ठीक है, इससे डीएनए डाइजेस्ट हो गया। उसको इन्होंने आर के साथ मिला दिया और माउस में इंजेक्ट कर दिया, और माउस जो था वो मर गया। माउस जो था सर्वाइव कर गया, जिंदा रहा। तो डीएनए जो था वही नहीं था, आरएनए था और प्रोटीन भी था, और माउस जिंदा रहा। तो उन्होंने कहा अगर आरएनए होता तो माउस को मर जाना चाहिए था, क्योंकि आरएनए तो हमने इसमें सिर्फ डीएनएज डाला है। इस स्ट्रैंड में हमने क्या डाला है, सिर्फ डीएनएज डाला है फर्स्ट वन में। आरएनएज तो डाला नहीं, आरएनए भी जिंदा है, प्रोटीन भी नहीं डाला, प्रोटीएज। इस केस में उन्होंने देखा कि वो मर गया। इस केस में भी उन्होंने देखा कि वो मर गया। ये बात फिर एस्टेब्लिश करती है कि जब हमने डीएनए डाला था उस टाइम आरएनए और प्रोटीन तो जिंदा थे, वो माउस को मार देते, लेकिन नहीं मारा। जब हमने आरएनए को हटा दिया तो डीएनए जिंदा था, प्रोटीन भी जिंदा थे, और माउस मर गया। लेकिन जब हमने प्रोटीन को मार दिया, डीएनए और आरएनए जिंदा थे, तब भी मर गया। इसका मतलब हर एक केस में डीएनए ही आ रहा है, डीएनए ही मेन वो है। लेकिन साइंटिस्ट ने फिर भी इनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा जो आपने प्योरीफिकेशन की टेक्निक्स ली हैं उसमें 100% श्योरिटी नहीं है। तो वैसे भी उस टाइम डीएनए को कोई इतना वैल्यू नहीं देता था, सब प्रोटीन्स ही करते रहते थे। तो उनकी बात को किसी ने माना नहीं। अच्छा एक्सपेरिमेंट था, लेकिन साइंटिस्ट कम्युनिटी ने इसको रिजेक्ट भी नहीं किया, एक्सेप्ट भी नहीं किया। उन्होंने कहा इस पर फर्दर रिसर्च होने की ज़रूरत है। तो इस पर फर्दर काम हुआ, तो हम उसके बारे में बात करते हैं कि इससे फर्दर क्या काम हुआ। इसको नोट कर लो। ये समझ में आ गया ना कि उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया कि डीएनए ही है वो जो आर को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लेकिन बात बनी नहीं, कम्युनिटी ने माना नहीं इसको। ओके, फिर आए हर्शी एंड चेज। हर्शी एंड चेज
इन्होंने बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया प्रूव करने के लिए कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। ओके, इन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया जिसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। ये ट्रांसडक्शन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? ये हीट किल था, इसने अपना डीएनए या कुछ भी इसके अंदर डाला आर के अंदर, तो जेनेटिक मटेरियल जो है बैक्टीरिया से बैक्टीरिया ही ट्रांसफ़र हुआ, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। पर ट्रांसडक्शन क्या होता है कि जब हम फॉरेन डीएनए को, बाहर वाला डीएनए इंजेक्ट कर दे, जैसे ई कोलाई के अंदर इन्होंने किया था, बाहर वाला डीएनए, ये तो बैक्टीरिया से बैक्टीरिया गया, ये इन्होंने वायरस से बैक्टीरिया में डाल दिया। कैसे डाला उसकी बात हम करते हैं, पहले हम बात करें ट्रांसडक्शन क्या होता है। जब फॉरेन डीएनए को हम डाल देते हैं किसी में, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। सेम में जाए सेम से तो ट्रांसफॉर्मेशन, कोई फॉरेन डीएनए बैक्टीरिया में डाल दें हम या किसी में डाल दें तो उसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। तो इन्होंने दिया ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। इन्होंने क्या किया उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये हर्शी एंड चेस ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। इन्होंने एक वायरस लिया, T2 वायरस, जो टेडपोल की शेप का है। बाहर इसके प्रोटीन है, अंदर इसके डीएनए है। ये डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना हुआ वायरस है, ठीक है। T2 वायरस बोलते हैं इसको। ये है एक बैक्टीरियोफेज। वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। वायरस तो सबको इन्फेक्ट करता है, ठीक है, लेकिन जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो इन्होंने T2 वायरस लिया, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। इन्होंने क्या किया, क्योंकि हमें पता है कि ये डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है, और डीएनए किससे बना हुआ है? डीएनए में फास्फोरस होता है, और आरएनए में क्या होता है? सल्फर होता है, जैसे ग्लाइसिन वगैरह, सॉरी आरएनए बोल रहा हूँ, प्रोटीन्स में। ओके, जैसे कि ग्लाइसिन वगैरह हो गया, या मीथियोनिन हो गया, ग्लाइसिन तो नहीं, मीथियोनिन हो गया, मीथियोनिन में होता है। तो इन्होंने क्या किया, इसका रेडियो एक्टिव लेवल ले लिया, जैसे सल्फर का ले लिया 35 और फास्फोरस का ले लिया 32। ये रेडियो लेबल्ड है, मतलब रेडियो एक्टिव है। फास्फोरस भी रेडियो एक्टिव है और सल्फर भी रेडियो एक्टिव है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक ले लिया कल्चर जिसमें इन्होंने जो ये वायरस डाला, वो सारे हैं,
इसमें डाल दिया P32। मैंने एक ही दिखाया, यहाँ तो बहुत सारे होंगे। इसमें डाल दिया S35, क्योंकि ये प्रोटीन से बना हुआ है और डीएनए से बना हुआ है, तो एक में इन्होंने डाल दिया फास्फोरस और एक में डाल दिया सल्फर और इसका कल्चर करवाया। ठीक है, ई कोलाई के अंदर यहाँ ई कोलाई भी डाल दिए। ठीक है, तो इन्होंने बैक्टीरियोफेजेस बनाए बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियोफेजेस बन गए। इस केस में रेडियो लेबल्ड फास्फोरस है और यहाँ पर रेडियो लेबल्ड सल्फर है। तो ये सैंपल ये अलग है, ये अलग है। ये दोनों सैंपल उन्होंने लिए और आगे एक नया ई कोलाई का फ्रेश लिया और उसमें इनको इंजेक्ट कर दिया। फ्रेश ई कोलाई लिए, ये सपोज ई कोलाई है और ये वायरस है। ओके, जिसमें हमने डाला हुआ है S35 और इसमें डाला हुआ है P32 और इसको पड़ा रहने दिया। इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो अगर प्रोटीन जाना होगा, प्रोटीन चला गया होगा जेनेटिक मटेरियल, अगर डीएनए जाना होगा तो डीएनए चला गया होगा। इंक्यूबेशन में रख दिया इनको और वायरस को उस पर काम करने दिया ताकि वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है इसके अंदर इंजेक्ट कर सके। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, इसी कल्चर का और इस कल्चर का, एक कल्चर जिसमें S35 था और एक जिसमें P32 था, का सेंट्रीफ्यूज कर दिया, एजिटेट किया उसको। पहले तो उसको बहुत ज़्यादा एजिटेट किया। ओके, एजिटेट किया, जिससे क्या हुआ, ये जो ऊपर का कैप्सिड था अंदर तो जा चुका जो जाना था, क्या पता क्या गया, ऊपर का कैप्सिड जो था वो अलग हो गया, वो गिर गया। इसका भी अलग हो गया, मैं रफ्सा बना रहा हूँ, गिर गया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, इसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया। सेंट्रीफ्यूज कर दिया और साथ में बहुत हाई स्पीड पे किया सेंट्रीफ्यूज, और ग्रेविटेशन की वजह से जो हैवी चीज़ थी वो नीचे आ गई, जो लाइट था वो ऊपर रह गया, जो नीचे आता है यहाँ पर बनाते हैं। तो उनके पास दो आ गए, ये S35 है
वाला है, ये P32 वाला है। ओके, जो नीचे रहता है उसको पैलेट बोलते हैं, जो ऊपर रहता है उसको सुपरटेंट बोलते हैं। ये क्या है? पैलेट। और ऊपर जो रहता है उसको बोलते हैं सुपरटेंट। ठीक है, फिर से समझते हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने पहले कल्चर तैयार किया जिसमें S32 डाल दिया और एक में क्या डाल दिया, फास्फोरस। S35 डाल दिया और फास्फोरस 32 डाल दिया। तो जिसमें S32 डाला उसमें प्रोटीन जो है वो अब बैक्टीरियोफेज वाले रेडियोएक्टिव हो चुके होंगे, और जिसमें फास्फोरस डाला उसमें DNA जो है वो रेडियोएक्टिव हो चुका होगा। तो ये पता नहीं कौन सा रेडियो मटेरियल जेनेटिक है जो ट्रांसफॉर्म करेगा या कुछ भी करेगा। तो उन्होंने वो दोनों ले लिए मीडियम्स। एक नया फ्रेश ई कोलाई का बैच लिया, उसमें उन्होंने एक बैच में वो बैक्टीरियोफाज डाल दिए जिसमें सल्फर रेडियोएक्टिव था, और दूसरे बैच में उन्होंने वो डाल दिया बैक्टीरियोफेज जो कि जिसमें फास्फोरस रेडियोएक्टिव था। ठीक है, उन्होंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया, इसको बोलते हैं इनक्यूबेशन। तो अब जो होना है हो जाएगा। प्रोटीन ने जाना है प्रोटीन चला जाएगा, DNA ने जाना है DNA चला जाएगा। ठीक है, उन्होंने फिर इसको एजिटेट किया, जिससे जो कैप्सिड था वो हट गया उससे। फिर उन्होंने सेंट्रीफ्यूग कर दिया, उससे क्या हुआ, जो हैवी पैलेट था वो नीचे बैठ गया, जो सुपरटेंट था वो ऊपर ही रह गया। और अब उन्होंने इसको स्टडी किया। तो अब उनके पास क्या आ गया, यहां पर आ गए पैलेट, यहां पर आ गया सुपरनेटेंट। ये क्या था, S35, और ये क्या था, P32। जो ई कोलाई है वो नीचे बैठ गया होगा क्योंकि वो हैवी है, ई कोलाई नीचे बैठ गया होगा। जो कैप्सिड है ये सुपरनेटेंट में होगा। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे वो, इसमें तो उन्होंने देखा कि जो सुपरनेटेंट है उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर है, लेकिन जो फ्रेश बैच ऑफ बैक्टीरियोफाज बना है ई कोलाई के अंदर, उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं जो नई बनी हैं, दे डोंट हैव S35। अब जेनेटिक मटेरियल जब अंदर गया होगा वायरस का, तो उसने न्यू बैक्टीरियोफेजेस बनाई होंगी। उन जो नई बैक्टीरियोफेजेस बनी होगी उन्होंने प्रोटीन भी बनाया होगा, तो वो प्रोटीन रेडियोएक्टिव होना चाहिए। लेकिन रेडियोएक्टिविटी सिर्फ ऊपर के पोर्शन पे ही है जो हल्का है, नीचे वो पहुंची ही नहीं। और ये जो प्रोटीन था ये रेडियोएक्टिव हुआ ही नहीं। इस केस में उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई रेडियोएक्टिविटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर
जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव हो चुका है। तो इससे क्या एस्टेब्लिश हुआ? इससे यही एस्टेब्लिश हुआ कि वो जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरियोफाज ने अपने जो था वो डाला था ई कोलाई के अंदर, तो वो क्या था जो ऐसे करके हमने बनाया था। इसके अंदर से जो जेनेटिक मटेरियल ये गया है ये प्रोटीन नहीं है, ये डीएनए है। तभी तो जो न्यू बैक्टीरियोफाजिस बने हैं वो सब रेडियो एक्टिव है। लेकिन यहाँ पर जो भी बैक्टीरियोफाजिस बने हैं उनमें रेडियो एक्टिविटी का कोई भी नामो निशान ही नहीं है। अगर प्रोटीन होता जेनेटिक मटेरियल तो उल्टा आता रिजल्ट। यहाँ पर क्या होता, रेडियो एक्टिव हमें प्रोटीन मिलते लेकिन हमें नहीं मिले। डीएनए तो वैसे ही रेडियो एक्टिव नहीं था। तो ये जो न्यू बैक्टीरियोफाजिस थे, ये जो न्यू वाले थे, इनमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। रेडियो एक्टिव कहाँ पर थी? सुपरनेटेंट में थी, ऊपर थी। यहाँ पर रेडियो एक्टिव सारी ई कोलाई के अंदर मिली हमें। बैक्टीरियोफाजिस जो थे वो नए जो बने उनका जो डीएनए था वो भी रेडियो एक्टिव था। तो इसने बिना किसी डाउट के ये प्रूव कर दिया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था जिससे साइंटिफिक कम्युनिटी एश्योर्ड हो गई कि हाँ अब हमें मिल चुका है हमारा जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए नहीं है, प्रोटीन नहीं है, डीएनए ही है। समझ में आ गया बच्चों? आज का वीडियो इतना ही। गुड नाइट बच्चों।